अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड। मैं हूं आदिल अब्बासी। पाकिस्तान को एटमी धमाके किए हुए 22 साल हो गए। यौम तकबीर के नाम से इस दिन को याद रखा जाता है। पाकिस्तान पहली इस्लामी एटमी कुव्वत बनकर उभरा था इसी दिन। बहरहाल हमारे यहाँ एक बड़ा दिन है ये, और इस दिन को इस तरह मनाया जाए कि बतौर कौम हम मनाएं, लेकिन हमें कुछ ना कुछ इस मामले पर भी तफरीक दिखाई देती है। उस दौर में मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत थी। अगर आप उनके बयानात देखें तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे शायद वो अकेले नवाज शरीफ साहब का कारनामा था। दूसरी साइड जो है वो बिल्कुल रूल आउट कर देती है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ लोग ये भी कहते हैं उस दौर के कि नहीं जी, वो तो नहीं करना चाहते थे। उसमें कदीर खान साहब खुद भी शामिल हैं, जो कि एटमी साइंसदान हैं, जिनको ये सारा क्रेडिट जाता रहा है सारे मामले का। तो क्यों हम ऐसे दिन को भी जो है वो मुतनाज़ा बना देते हैं या इस पर जो है वो बयानबाजी शुरू कर देते हैं, बजाय इसके कि पूरी दुनिया को एक ये मैसेज दें कि पाकिस्तान जो है वो एक कौम के तौर पर जो है इस सारे मामले को देखता है। सूबाई वज़रा ने गुज़िश्ता रोज़ भी ज़ाहिर ये मामला चल रहा था, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की शुगर वाले मामले पर तनकीद की पीटीआई की हुकूमत को। चीनी स्कैंडल के ऊपर उन्होंने कहा कि ये बददियानती है जो कुछ भी हुआ। वज़ीर आज़म ने बरामदात की इजाज़त दी है, उनका नाम भी रिपोर्ट में जो है वो नहीं है, होना चाहिए था। क्या वज़ीर आज़म कानून से बालातर हैं? इस मामले पर भी बात करेंगे। और तैयारा हादसे पर वज़ीर आज़म ने इंक्वायरी रिपोर्ट से आवाम को कहा है बाखबर रखा जाए, और 22 जून तक कहा है कि ये रिपोर्ट सामने ले आएं, और जो पिछली रिपोर्ट्स हैं उनको भी मंजर आम पर लाएं। तो इन तमाम मामलों पर हम बात करेंगे। अपने मेहमानों को आपसे तारुफ करा दूं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब, सेनेटर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस डॉक्टर साहब। चौधरी मंजूर साहब, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। चौधरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फ़ारूक हबीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फ़ारूक साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आपसे शुरू करूंगा। ये यौम तकबीर जो है पाकिस्तान के लिए ये दिन है, पाकिस्तान के लिए एक प्राइड है। पाकिस्तान ने माइलस्टोन अचीव किया था। ये क्या नवाज शरीफ साहब का क्रेडिट है, मुस्लिम लीग नवाज का क्रेडिट है तनहा? देखिए, नवाज शरीफ साहब ने जब धमाके हुए थे उसके बाद की जो तकारीर हैं वो सुन लें, जिसमें वो कहते हैं कि ये प्लान जो है ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने शुरू किया था, और वो अपनी तकरीर में कहते हैं, अगर आपको कहीं से क्लिप मिल जाए तो आप ज़रा चलवा दीजिएगा, जिसमें वो हर आने वाली हुकूमत को क्रेडिट देते हैं और सबसे पहले क्रेडिट को सीड करते हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के साथ। और फिर आखिर में कहते हैं कि ये एक बड़ा मुश्किल फैसला था, उन पर बड़ा दबाव डाला गया हमारी हुकूमत में कि हम ये धमाका ना करें। कैपेबिलिटी तो दुनिया के बहुत से ममालिक के पास है, लेकिन कैपेबिलिटी और धमाके में एक फ़र्क है। बहुत से रीज़न्स होते हैं, कुछ इकनॉमिक रीज़न्स होते हैं, कुछ टेक्नोलॉजी के रीज़न्स होते हैं, जिसकी वजह से बहुत से मुल्क में ये टेक्नोलॉजी की कैपेबिलिटी एटॉमिक टेक्नोलॉजी की होती है, वो या धमाका नहीं करते या नहीं कर पाते। और पाकिस्तान के ऊपर भी, जैसा कि आपको मालूम है, उस वक्त बहुत ज़्यादा दबाव था। कुछ बैनुल-अक़वामी ताकतों ने तो ये भी कहा कि आप 4-5 बिलियन डॉलर ले लें मगर धमाका ना करें इस वक्त। लेकिन उस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, हिंदुस्तान धमाके कर चुका हुआ था, 5 धमाके कर चुका हुआ था। इस वजह से बहुत ज़्यादा ज़रूरी था कि 5 से 1 ज़्यादा धमाका किया जाए। लेकिन मैं समझता हूँ ये एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर हर हुकूमत ने, इससे मावरा कि हम उसको सपोर्ट करते हैं नहीं करते, हमारे सियासी इख्तलाफात हैं या नहीं, मगर पाकिस्तानी एटॉमिक प्रोग्राम के ऊपर कम से कम मेरी सोच समझ में या मेरी सियासी जो मैंने तारीख पढ़ी है कोई ऐसी। PMLN के ही वजीर खारजा थे गौहर अयूब साहब, ही इज ऑन रिकॉर्ड। वो कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब तो ये करना ही नहीं चाहते थे, और दबाव बहुत ज्यादा था उस जमाने में, ऑपोजिशन की तरफ से भी दबाव बहुत ज्यादा था, ऑल पार्टीज जो कॉन्फ्रेंसेज होती थी या प्रेशर होता था उस पर भी था। और डॉक्टर कदीर खान, ही इज ऑल्सो ऑन रिकॉर्ड, वो भी ये कहते हैं कि जी नहीं, ये तो नहीं करना चाहते थे। फिर यहां तक बात गई कि शायद साइंसदान इस्तीफे दे देंगे, तो इस वजह से ये सब कुछ करना पड़ा, बहुत प्रेशर के नतीजे में। इंटरनल एक्सटर्नल तो सुना था कि अमेरिका से चाहते थे कि मामला बेहतर हो जाए। नहीं, देखिए, कम से कम मेरी सूझ बूझ में नहीं है। मैं ज़रूर आप जो कह रहे हैं उनको मैं पढ़ लूँगा, जो इक्तसाबात अगर किसी किताब में है तो मैं पढ़ लूँगा। लेकिन मेरे ख्याल में गालिबन कदीर खान साहब की किताब है जिसके अंदर उन्होंने लिखा है कि नवाज शरीफ साहब ने बड़ा कलीदी रोल प्ले किया। अब मुझे सही तरह से याद नहीं है वो कौन सी किताब थी, मैं भी देख लूँगा। लेकिन अगर आप वाकई रेफरेंस दे रहे हैं तो मुझे पढ़ने में कोई आर नहीं है। मुझे मालूम है ये बात कि उस वक्त नवाज शरीफ साहब जो हैं वो एक बैनुल-अक़वामी दौरे पे थे, और ये जो सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं उनमें से एक स्टेट के ऊपर थे जब भारत ने धमाका किया।
और मुशावरत का अमल तो बाद में शुरू हुआ, लेकिन उन्होंने टेलीफोन करके उसी वक्त ये कहा कि हमें कितनी देर लगेगी जवाबी धमाके करने में, और उस वक्त पता ये चला कि 3 हफ्ते हमें लगेंगे। तो उन्होंने टेलीफोन पे ही जो गुफ्तगू की उसमें कहा था कि नहीं, 3 हफ्ते हम इंतज़ार नहीं कर सकते। और फिर 1-2 राउंड्स गुफ्तगू के बाद ये फैसला हुआ कि 17 दिन में हम धमाका कर सकते हैं, और एग्जैक्टली 17 दिन भारत के धमाकों के बाद हमने एक इजाफी धमाका किया। सर ये आपने वैसे ठीक बात किया, आपने कहा है कि आप इसको काउंटर चेक करेंगे, लेकिन ये अब मीडिया में रिकॉर्ड का हिस्सा है ये बातें जो मैं आपके सामने कर रहा हूं, और मजीद ज्यादा माजी की दास्तान में नहीं जा रहा, लेकिन अभी ये हाल के 10-12 साल की बात है कि ये इंटरव्यूज की बात है। चौधरी मंजूर साहब, एक ये मरियम साहबा ने भी वो की है ट्वीट जिसमें कहा यौम तकबीर हर साल नवाज शरीफ की अपनी मिट्टी से वफा की दास्तान सुनाता है, वो दास्तान जो वफाओं से शुरू होकर जाली सजाओं पर खत्म होती है, मगर सलाम है नवाज शरीफ पर कि कोई मुश्किल कोई कुर्बानी ना कभी पहले नवाज शरीफ की खिदमत की राह में रुकावट बनी और ना इंशाल्लाह आइंदा बनेगी। अब बज़ाहिर अगर आप ट्वीट्स देखें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमाओं की, तो उससे इंप्रेशन ये जाता है कि एक नवाज शरीफ साहब ने बहुत मुश्किल फैसला किया, वरना तो अमरीकी दबाव था, बड़ा दबाव था, ये नहीं करते। तो इसमें हमें ये रिफ्लेक्शन क्यों दिखती है, जबकि यकीनी तौर पर ये भुट्टो साहब के दौर से शुरू हुआ, फिर जिया साहब के दौर में भी कंटिन्यू रहा, फिर मियां साहब के दौर में ये धमाके हो गए, और जाहिर है उसके बाद भी एक तवील सिलसिला है कि प्रेशर हम पर आज तक है, वन वे और दी अदर, आज तक वो प्रेशर हम लोगों पर है कि हम उसको करें। तो हम इसे नेशनल डे के तौर पर जी डॉक्टर साहब सिर्फ एक सेकंड जी डॉक्टर साहब, आप आज यौम तकबीर की जो PMLN ने जो तकरीब मुनक्कद की है उसकी तकारीर के क्लिप्स चला दे, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये भुट्टो ने शुरू किया था, उसके बाद 2 मरतबा बेनज़ीर साहिबा की हुकूमत रही, 2 मरतबा नवाज शरीफ साहब की हुकूमत रही, और ये प्रोग्राम एक तसलसल के साथ चलता रहा। ये आज की तकारीर। और सर आजकल तो हालात जरा डॉक्टर साहब मुख्तलिफ है ना, आजकल तो आप लोग सेम पेज पे है ना। ये तो हुकूमत के दिनों में हमें पता चलता है, जब PMLN की गवर्नमेंट होती है उससे हमें पता चलता है उस वक्त कि ये वन मैन शो था, या उसमें सिर्फ साइंसदान थे और मियां साहब थे। लेकिन जब गवर्नमेंट चली जाती है तो वो जो आपके मुखालफिन है वो कहते हैं उसमें आपका कोई क्रेडिट नहीं था, सब कुछ जो है वो बिहाइंड द कर्टन हो रहा था। लेकिन जब आप हालात इस तरह के कि आप दोनों साथ हैं तो जाहिर है वो फिर इसमें भी एक अब्बासी साहब इस वक्त तो सिर्फ आप ये बात कर रहे हैं ना, इस वक्त तो मैं ये मुझे नहीं पता चौधरी मंजूर साहब क्या कहेंगे, लेकिन मैं तो पार्टी के बिहाफ पे ये बात कर रहा हूँ। ये इस वक्त की बात नहीं है। जब धमाके हुए थे उसके बाद से नवाज शरीफ साहब का क्लिप है जो मैं आपको भेज दूंगा इस प्रोग्राम के बाद ढूंढ के, जिसमें उन्होंने तमाम सर ठीक आपका ये पॉइंट तो आ गया ना। मैं टडा भी कह रहे हैं आज भी इस पर यही बात की। चॉइस साहब क्या ये इंप्रेशन है कि नहीं है? अब्बासी साहब देखें, अगर धमाके करते वक्त इतना प्रेशर था तो इस प्रोग्राम को शुरू करते वक्त कितना प्रेशर होगा। आप जरा भुट्टो साहब की 2-3 किताबें हैं उनको पढ़ के देखें। एक तो भुट्टो साहब ने हमेशा कहा है कि मैं साउथ एशिया को न्यूक्लियर फ्री देखना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि यहाँ पे न्यूक्लियर फ्री हो। उस वक्त की बात है, आज तो शायद हालात और हैं। लेकिन मेरा तो बड़ा सादा सा इस्तदलाल है, जिस पे इतना प्रेशर था या जिसको अमेरिका ने जितना मुल्ज़म गर्दाना उसको उतनी सजा दे दी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को जितना वो मुजरम समझते थे उनको उतनी सजा मिल गई। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो न्यूक्लियर के बाद मिसाइल टेक्नोलॉजी लेकर आए थे। वो किसी वक्त फिर मैं जो मोहतरमा ने मेरी मौजूदगी में बात सुनाई थी, और मुझे जो शुमाली कोरिया के सफीर ने जो बात सुनाई थी वो मैं शायद यहाँ पे बता नहीं सकता। क्या कहा था उन्होंने? फिर किसी वक्त आप प्राइवेटली अच्छा प्राइवेटली वो शायद, लेकिन वैसे मैं वो तो प्राइवेटली आपसे समझ लूंगा, लेकिन क्या कोई ऐसी चीज थी जो उन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी की थी? नहीं होगी वो, बस मैं पूरी बात बताऊं। वो ठीक नहीं होगी जी। ठीक, मतलब ठीक है, वो तो प्राइवेटली आपसे सुन लेंगे, लेकिन कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज की थी मोहतरमा ने जिसकी वजह से जो है वो शुमाली कोरिया के एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी, जिसमें उनकी जान भी रास्ते में खतरे में हो सकती थी। ओके ठीक, तो वो एक अलग बात, वो एक रिकॉर्ड का हिस्सा। राइट। लेकिन मैं ये गुजारिश करूं, ये शुरू होता है जब इंडिया धमाके करता है तो भुट्टो साहब कहते हैं हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। मुझे याद है जो इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस थी 74 के अंदर, उसमें 3 बुनियादी चीजें रखी थी भुट्टो साहब ने। पहली कि ऑयल एक एनर्जी नहीं, एक वेपन है। दूसरा, आप पैसे निकलवाएं के मुल्कों से, हम एक इस्लामिक डेवलपमेंट बैंक बनाते हैं। तीसरा, उन्होंने कहा कि हमने एटॉमिक प्रोग्राम शुरू किया। उन्होंने ये नहीं कहा था कि बम बनाने लगे, उन्होंने पूरा एक प्रोग्राम शुरू किया है। तो उसके लिए हमें घेर लिया गया है, आप हमारी मदद करें। हमारे पास पैसे भी नहीं है। सबसे पहले $100 मिलियन कज़ाफी ने कहा, फिर शाह फैसल ने कहा,
कि जो चीज आपको नहीं लाने देते हम लेकर आएंगे। और उसके आप जरा देखें, गौर करें उस पे, एक एक बंदा उस इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस का चुन चुन के मार दिया गया। और जो 1976 में हेनरी किसिंजर ने लाहौर में शालामार में कहा था जुल्फकार अली भुट्टो शहीद को कि हम आपको ये तरह कर दो प्रोग्राम, वरना हम आपको दुनिया के लिए खौफनाक मिसाल बना देंगे। मिसाल बनाने में मदद किसने की? ज़िया-उल-हक ने की उसको। और जवाब में भुट्टो साहब ने क्या कहा था? भुट्टो साहब ने उनको जवाब दिया था कि आप जहां पे बैठे हैं ये 5 दरियाओं की धरती है, इन दरियाओं की खूबी ये है कि ये बहते रहते हैं तो खामोशी से दहाइयों तक बहते रहते हैं, लेकिन अगर इन दरियाओं के आगे कोई बंद बांधने की कोशिश करें तो ये सब कुछ बहा कर ले जाते हैं। सो भुट्टो साहब को उसकी प्राइस पे करना पड़ी। उसके बाद भी लोगों ने कंटिन्यू रखा। ज़िया-उल-हक को जो सजा मिली वो तो अफगान पॉलिसी में जो शिफ्ट थी वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे थे। जिनीवा में जाकर जुनेजो साहब मुआहदा कर रहे, वापसी पे उनकी हुकूमत डिसमिस कर दी तो अमेरिका ने उनको फारिग कर दिया, ज़िया-उल-हक को फारिग कर दिया। लेकिन उन्होंने डिले किया। मैं अभी मजहर अब्बास साहब की बात सुन रहा था, उन्होंने बहुत तवील इंटरव्यू किया डॉक्टर कदीर खान का। डॉक्टर कदीर खान को जब भुट्टो साहब ने कहा कि आप इधर रहें, तो उन्होंने कहा जी मैं इस पे अभी फैसला नहीं कर सकता। उन्होंने अपनी बीवी से जाकर मशवरा किया, वो भी रिलक्टेंट थी यहाँ पे रहने के लिए। फिर भुट्टो साहब ने उनको कायल किया और मुल्तान के अंदर एक मीटिंग बुलाई, सारे सेक्रेटरीज को बुलाया मुल्तान के अंदर और कहा कि आज के बाद मैं दोबारा कोई मीटिंग नहीं करूंगा। आप जो डॉक्टर कदीर खान कहेगा ये बात आप यूं समझ लें कि ये मेरी कही हुई बात है। और उसके बाद भुट्टो साहब ने उन्होंने कहा जी पैसे कहां से आएंगे? उन्होंने कहा ये बंदोबस्त करना मेरा काम है। और उन्होंने कहा था हम घास खाएंगे एटम बम बनाएंगे, ये नहीं कहा था कि हम मांग मांग कर लाएंगे एटम बम बनाएंगे। सो ये एक जज्बा होता है कौम का, जिसके लिए भुट्टो साहब ने एक बहुत बड़ी कुर्बानी दी। आप मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़े और बाकी किताबें पढ़े तो फिर उससे पता चलता है कि किस तरह से उन्होंने ये किया। और फिर मोहतरमा लेकिन अगर आप डॉक्टर कदीर खान के चॉइस साहब जरा क्विकली अगर मुझे आंसर कीजिएगा, बिकॉज मैंने फिर आगे जाना है। डॉक्टर कदीर खान साहब की इस बात को आप कोट कर रहे हैं, तो क्या आप डॉक्टर कदीर खान साहब की इस बात को भी तस्लीम कर रहे हैं कि वो ये कहते हैं कि मियां साहब धमाके नहीं करना चाहते थे? नहीं, देखिए ये एक बहस है इस पे। अगर नहीं भी करना चाहते थे या करना चाहते थे तो फिर अल्टीमेटली किए तो नहीं। लेकिन अगर चौधरी साहब आप मजहर साहब के किए हुए इंटरव्यू को, मैं जरा गुजारिश कर लूं सर, अगर मजहर साहब के किए हुए इंटरव्यू को आप डॉक्टर कदीर साहब की जो है वो राय को तस्लीम कर रहे हैं, तो मेरा एक काउंटर आर्गुमेंट है जी। नहीं मेरा एक काउंटर नहीं तो भुट्टो साहब आप कह देना कि भुट्टो साहब ने नहीं शुरू किया था, नहीं बनाया था। मैं तो अपनी बात ही नहीं कर रहा ना सर, मैं तो कदीर खान साहब की बात कर रहा हूँ कि कदीर खान साहब की अगर उस बात को सही तस्लीम करें तो इसको तस्लीम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मेरी बात सुन लेना। अगर डॉक्टर कदीर बनाना चाहता एटम बम उस वक्त या प्रोग्राम शुरू करना चाहता, भुट्टो साहब ना करना चाहते, तो डॉक्टर कदीर कर सकता था सर। वो अगर डॉक्टर कदीर करना चाहता तो बाकी आप मेरा आर्गुमेंट कंप्लीट होने दे। और नवाज शरीफ ना करना चाहता तो डॉक्टर कदीर या कोई और कर सकता था। ये क्या बातें हैं? ऑलराइट, ठीक, स्टेट दिस पॉइंट, निकल आए। ओके। शिबली फराज साहब वजीर इत्तलात, फारूक हबीब साहब वो कहते हैं मरियम नवाज साहिबा पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाने वाली एक नस्ल की मेहनत और काविश को हर चीज की तरह अपने खानदान से ना जोड़ें। अपने कारकुनों को तनहा छोड़कर हर मर्तबा मैदान से भागने वालों से कौम आगाह है। जो अपने बयानिए से वफा ना कर सके वो अवाम से क्या वफा करेंगे। दूसरी चीज ये है कि अभी जो हम बात कर रहे हैं तो डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब ये कह रहे हैं कि आप देखेंगे वो भुट्टो साहब को क्रेडिट देते हैं और हुकूमतों को क्रेडिट देते हैं। लेकिन जो चौधरी मंजूर साहब हैं वो भी ये कह रहे हैं कि जी भुट्टो साहब ने शुरू किया, चाहते थे तो शुरू किया, अगर मियां साहब धमाके ना करना चाहते तो कौन धमाके कराता और कैसे कराता। लेकिन आपका ये ख्याल है कि ये सिंगल पार्टी है जो एक अपना क्रेडिट लेने की कोशिश कर रही है इस सारे मामले के अंदर? फारूक हबीब साहब देखें आदिल, पहली बुनियादी चीज तो ये है, मुझे जो है वो किसी सियासी बहस के ऊपर नहीं पढ़ना, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की कौम ये समझती है कि पाकिस्तान जो है वो आज एक एटमी कुव्वत है। पाकिस्तान का जो दिफा है वो नाकाबिले तस्खीर है। पाकिस्तान का दिफा मजबूत हुआ। एक तरफ जो है वो भारत धमाके कर चुका था और पाकिस्तान जो है वो ये धमाके ना करता तो आप देख लें कि अब तक जो है वो पाकिस्तान का क्या मामलात होते और भारत के जो अज़ाइम हैं वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं। किस अंदाज से जो है वो पाकिस्तान की पीठ के ऊपर छुड़ा उसने नहीं घोंपा। दूसरी बुनियादी चीज ये है कि यकीनन इसके अंदर हम किसी एक शख्स को जो है वो क्रेडिट इसका नहीं दे सकते। मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे साइंसदान थे, इंजीनियर थे, जिन जिन लोगों ने इसके ऊपर काम किया, मैं समझता हूँ
कि सबकी कोशिशों को जो है वो हमें सराहना तो चाहिए। इसमें आप नवाज शरीफ साहब की कोशिश को भी सराहते हैं? खुले दिल से सराहना चाहिए। देखें, मैंने आपको कहा कि किसी ने इस प्रोग्राम को रोल बैक नहीं किया, और आज अगर हम इसकी इफ एंड बट्स के ऊपर जाएं, और ये मामलात, इस किस्म के जो मामलात होते हैं, ये भी हमारी कौमी सलामती से मुंसलिक है। आज हमारे लेकिन मेरा क्वेश्चन आपसे टू दी पॉइंट है। नहीं सुन लेना सर, बात कंफ्यूजन जो है वो किससे क्रिएट होती है जब हम, ये तो हमारा नेशनल डे है ना, ये तो हमें इसको सेलिब्रेट करना चाहिए, प्राइड है हमारे सबके लिए कि आपके जैसा एक ऐसा दुश्मन जो आपको अभी छेड़छाड़ से बाज नहीं आता, अगर एटम बम हम ना बनाते तो उसने हमारे साथ क्या करना था, वो एक अलग बहस है। मैं ये कह रहा हूं फिर आप नवाज शरीफ साहब को भी क्रेडिट देते हैं कि उनका क्रेडिट है बतौर वजीर आजम उन्होंने फैसला किया? देखें मैं आपको बड़ा टू दी पॉइंट जवाब दे रहा हूं कि मुझे इन चीजों के ऊपर नहीं जाना कि किसने जो है वो क्या इंटरव्यू दिया और उसने क्या बातें की। अगर हम तो आप चले गए ना अब ये बात कह के, यार सुन लेना भाई, आप चले गए ये कह के। अगर आज हम इन बातों को लेकर बैठ जाएं तो मैं समझता हूं कि ये बातें वो हैं जो फिर हमारी बाद में कोर्ट होंगी भारतीय मीडिया के ऊपर भी, और उसको वो तोड़ मरोड़ के पेश करेंगे। ओके, चले आप एक आपके ख्याल में कि तोड़ मरोड़ कर इसको पेश किया जाएगा तो ये वजीर इत्तलात हैं शिबली फराज साहब, सर सुन तो लेना, फारूक साहब मुदारिस सुन लें, आपकी बात को मैं एंडोर्स करता हूं और ये बात आपकी ठीक है कि अगर हम इस पर बात करें तो यकीनी तौर पर ये बात वो होती है। लेकिन शिबली फराज साहब तो वजीर इत्तलात हैं, वो कहते हैं आपकी क़यादत की वफा मिट्टी से नहीं पैसे से रही है। इन वफाओं की तस्वीरें एवनफील्ड और दीगर जायदादों की सूरत में दुनिया भर में नजर आती हैं। कौम के बच्चों का मुस्तकबिल छीन कर अपनी औलादों की जिंदगी बनाने वालों को कभी कौम माफ नहीं करेगी। तो एक आध दिन के लिए सीज फायर नहीं हो सकता था कि ताकि ये दिन गुजर जाता, उसके बाद शुरू? देखें बात ये है, मैंने आपको कहा कि पाकिस्तान की एटमी कुव्वत बनने के ऊपर तो किसी का कोई, मैं समझता हूँ, कोई इख्तलाफ नहीं है। बाद में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, किसी का हक हुकूमत, किसी ने अवाम के साथ क्या किया, वो तमाम तर चीजें आपके भी सामने हैं, हमारे भी सामने हैं। अगर उसके ऊपर बात होती है तो मैं समझता हूं कि उस बात के ऊपर जो है वो किसी किस्म का एतराज नहीं होना चाहिए। आपने मेरे से एटमी कुव्वत के हवाले से पूछा, वो मैंने आपको बता दिया। अब जहां तक रही बात आज के दिन के हवाले से, टाइमिंग के हवाले से, वजीर इत्तलात बयान देंगे तो खबर बनेगी या नहीं बनेगी? बात कर सकते हैं। अगर वजीर इत्तलात बयान देंगे तो खबर बनेगी या नहीं बनेगी? देखें बात यह है कि उनका एक मौकफ है, वो मौकफ उन्होंने अपना पेश किया। सर उनका मौकफ नहीं हो सकता, वजीर इत्तलात का मौकफ हुकूमत का मौकफ होता है। देखें बात ये है, मैं आपको ये कह रहा हूं कि जो उन्होंने ये बात की कि मुल्क से लूट के पैसा बाहर लेके गए, वो बात दुरुस्त है। उन्होंने जो बात की कि जिस तरीके से जो है वो पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा करना चाहिए था, इनको 2-2, 3-3 बार इनको मौके मिले, इन्होंने उसके ऊपर काम नहीं किया, वो बात भी हमारा इस वक्त आर्गुमेंट ये कि मौजूद सुखन ये नहीं होना चाहिए जिस दिन ये हो, ना एक साइड को क्रेडिट लेना चाहिए ना दूसरी को लेना चाहिए, ये पूरी कौम को इसको सेलिब्रेट करना चाहिए कि हमने कौम को सेलिब्रेट करना चाहिए, पाकिस्तान का क्रेडिट है। जी बस ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो ये जो शुगर माफिया वाला मामला है, शुगर स्कैंडल है, इस पर भी रद्द अमल आना शुरू हो रहा है। तो ब्रेक के बाद इस पर जरा बात करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। सियासत बहरहाल इस दिन मुझे लगता है कि उस तरीके से नहीं होनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, लेकिन जाहिर है अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ कोई मौका भी ज़ाया नहीं जाने दिया जाता, कोई सानिया भी ज़ाया नहीं जाने दिया था, हादसा भी नहीं जाने दिया था। अभी हम भी जब बात कर रहे थे ब्रेक से पहले भी, तो इस पर तो सबका इत्तेफाक है कि ये यकीनी तौर पर एक बड़ा दिन है और पूरी कौम को इस पर फख्र होना चाहिए। लेकिन सियासत हर तरफ से हो रही होती है। वज़ीर इत्तलात अगर बयान दे रहे हैं तो आज जो 28 मई पे तकरीरें की हैं PMLN के लोगों ने, जरा वो भी आपको सुनवाते हैं। इमरान खान और इसके टोले को एक आलमी साजिश के जरिए पाकिस्तान पे मुसल्लत किया गया है। मैं तो ये कहूंगा कि वक्त आने वाला है कि इस बजट के बाद ऑपोजिशन को इकट्ठा बैठ शोर मचा के जेलों में ठूस के हमें, आप समझते हैं कि मुल्क आगे जा रहा है? हमारा आप क्या बिगाड़ रहे हैं? आप यकीन करें, अगर इस मुल्क में नैब होती कभी न्यूक्लियर प्रोग्राम ना होता, कोई फैसला या ना होता। ये फैसले नैब करती, फैसले 20 साल के बाद नैब आगे पूछती है कि तुम्हारा तो फैसला गलत था। यौम तकबीर के मौके पर मुकम्मल गुफ्तगू जो है वो इस माहौल में हुई है। खैर भारत जरा दिखाते हैं जी, पीपल्स पार्टी की जानिब से भी शुगर स्कैंडल के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसमें क्या बात की है वज़रा ने उनके। कमीशन की रिपोर्ट्स पर आजकल बहुत ज्यादा बात की जा रही है। उसके TORs में भी वो ईयर्स नहीं है कि जिनको मुंसलिक किया जाता है सिंध गवर्नमेंट से और खास तौर पर मुराद अली शाह साहब से। फिर कहा जाता है कि उनको बुलाया, वो नहीं आए। जब TOR में वो साल ही नहीं थे तो वो क्यों जाते? जिस प्राइम मिनिस्टर ने एक्सपोर्ट की इजाजत दी उनका कहीं जिक्र नहीं है। फारूक हबीब साहब, स्टार्ट विद यू। वो कहते हैं वजीर आजम का नाम ही नहीं है जिन्होंने इजाजत दी एक्सपोर्ट की।
देखिए, बात यह है कि पाकिस्तान की तारीख है कि चीनी की कीमत जो है वो पहली बार तो नहीं बढ़ी। और मुझे आप ये बता दें कि सबको पता है कि शुगर मिलों के मालिकान जो हैं उनका किन किन के साथ ताल्लुकात हैं। शरीफ खानदान की शुगर मिलें, शरीफ खानदान की शुगर मिलों की एक लंबी लिस्ट है। इसी तरीके से जो ओमनी ग्रुप है उसका किसके साथ ताल्लुक है। और आसिफ अली जरदारी के बारे में, शुगर मिलों के बारे में आपने पूछना है तो सिंध में आप अपना कैमरा लेके निकल जाएं, आपको लोग बता देंगे वहां पर। और जो बुनियादी चीज है इसके अंदर कि इससे पहले तो कभी कोई कमीशन नहीं बना। एक बात तो वाज़ेह है ना, इससे पहले तो ये किसी को तौफीक हासिल नहीं हुई कि इस मामले के ऊपर जो है वो इंक्वायरी करवाएं। आपने जो है वो जानबूझ के अपनी हुकूमतों के अंदर मुसाफती की भी कमीशन जिसने इसको रेगुलेट करना था, बहुत सारे मामला थे, केन कमिश्नर थे, ऐसे लोग चुन चुन के लगाए जाते थे जो इस माफिया को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ दें। ये तो पहली बार हुआ है कि एक चीज सामने आई जिसके ऊपर इमरान खान ने साफ और शफाफ इंक्वायरी करवाई और उस इंक्वायरी को करवाने के बाद किसी रिकॉर्ड को आग भी नहीं लगी, बल्कि जो है उस रिपोर्ट को पब्लिक किया गया। पब्लिक करने के बाद उसका फ्रांजिक कराया गया, फ्रांजिक की तफसीलात आने के बाद फिर पब्लिक किया गया और उसके अंदर लोगों को बुलाया भी गया, उनको उनके साथ भी इंक्वायर किया गया। अब जो नासिर अली शाह साहब आज कह रहे थे कि वजीर आला सिंध तो गए नहीं, उसी रिपोर्ट का हिस्सा है जिस रिपोर्ट में ये कह रहे हैं कि फलाने का नाम होना चाहिए था, फलाने क्यों नहीं बुलाया। उसी रिपोर्ट में ये कह रहे हैं कि 9 अरब रुपए की सब्सिडी जो है वो सिंध हुकूमत ने दी गई है और उसमें मोस्टली फेवर जो है वो दी गई उसको जो ओमनी ग्रुप को दी गई। ओमनी ग्रुप के आसिफ अली जरदारी के साथ क्या मामलात हैं, क्या जाली अकाउंट्स का मामला है, वो आपके सामने है। उसके ऊपर जो है वो रेफरेंसेस कल नासिर हुसैन शाह साहब मेरे प्रोग्राम में थे, मेरी उनसे बात हुई तो वो कह रहे थे वो हमारी गन्ने की एक पेमेंट थी, गन्ने की हमारी वो पैसे आते हैं उससे वो पेमेंट्स जो हैं वो गई हैं। ये गलत तासुर है कि वो ओमनी ऐसे किसी उससे हमने फेवर ली। देखें, मैं तो ये बात कर रहा हूं कि उसकी बेनिफिशियरी कौन है, ओमनी ग्रुप है। ओमनी ग्रुप का बेनिफिशियरी कौन है, आसिफ अली जरदारी है। ये किसी से ढकी छुपी चीजें नहीं है और ये स्टेट बैंक से बाला इन्होंने जो है वो पेमेंट्स अदा की हैं। अगर इनको इतना चीनी की कीमतों का तहफ़्फ़ुज़ था, मामला थे, तो ये ना देते। दूसरी बात ये कहते हैं, मुझे ये बताएं कि शरीफ खानदान इतनी जो है इनको अवाम की दर्द है कि कीमतें बढ़ गई। भाई आपकी जो है शाहिद खाकान अब्बासी ने सबसे बड़ी सब्सिडी दी 20 अरब रुपए की और पंजाब हुकूमत ने तो सिर्फ जो है वो 3 अरब की सब्सिडी दी, उसमें से भी 2.5 अरब रुपए की 26 अरब सब्सिडी जो है, सुन लेना, 20 की शाहिद खाकान अब्बासी ने दी है। उससे पहले 2015 में नवाज शरीफ थे, वो 5 अरब की 2015-16 के अंदर उस वक्त सब्सिडी दी गई है। आज से जब थे शाहिद खाकान, टोटल सब्सिडी इनकी 26.5 अरब रुपया बनती है जो PMLN ने दी है। चलो मैं इसका जवाब ले लूं। बुनियादी एक सवाल है जो पाकिस्तान की आवाम पूछती है कि भाई आपने इस सिस्टम को इतनी मेहनत से करप्ट किया है, इस सिस्टम को आप ठीक कर लेते। आज जो है वो आप आके जो है वो बेगानी शादी के अंदर अब्दुल्ला दीवाने का किरदार अदा कर रहे हैं। डॉक्टर साहब आप मुस्कुरा भी रहे हैं, वैसे अमूमन यही होता है कि एक हुकूमत अगर शुरू कर दे उसको ये क्रेडिट तो दें कि उसने चीनी कमीशन पर रिपोर्ट पर देखें यार दोस्तों के नाम भी निकल आए, उनको भी आगे कर दिया। उसके अलावा वो कहते हैं इतने सालों कभी हुआ ये काम और 26 अरब रुपए तो आपके दौर में भी सब्सिडी दी गई थी और साथ में वो पीपल्स पार्टी का भी कह रहे हैं। मैं चॉइस साहब से पूछूंगा उसका जरा योर टेक ऑन। देखिए, इसके कुछ गलत जवाब हैं और कुछ सही जवाब हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह क्योंकि हम अच्छी एक प्रोवोकेशन के साथ प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं तो पहले मैं गलत जवाब दे देता हूँ, फिर मैं आपको तहम्मुल से सही जवाब दूंगा। लेकिन गलत और सही जवाब देने से पहले मैं ये रिकग्नाइज करना चाहता हूँ कि ये बड़ी अच्छी रिवायत है कि जो शुगर कमीशन की रिपोर्ट पब्लिक हुई है, ये बड़ी अच्छी चीज़ है और इस तरह की तहकीकात जारी रहनी चाहिए। और अगर हुकूमत ये क्रेडिट लेना चाहती है तो हमें कोई आर नहीं है ये क्रेडिट लेने में, ये बड़ी अच्छी चीज़ हुई है। दूसरी जो अहम बात है, मैं दो गलत बातें आपको कहती हूँ। देखिए, बात ये है, पहली गलत नहीं, बात सही है मगर जवाब गलत है। जो मैं असल फंडामेंटल बात करना चाहता हूँ ये वहाँ से मुझे हटा दें। वो ये है कि इस कमीशन के अंदर आपने क्या किया, आपने खुसरू बख्तियार साहब को एक क्लीन चिट दे दी और उनको प्रमोट भी कर दिया। पहले उनके पास एक निचली वजारत थी, फिर आपने एक इकनॉमिक्स की जो एक्सटर्नल सेक्टर की वजारत है उनके हवाले कर दी। सवाल ये पैदा होता है कि सबसे बड़े बेनिफिशरी इस वक्त जो इस चीनी की एक्सपोर्ट के थे और सब्सिडीज के थे हमारे तरीन साहब के बाद वो खुसरू बख्तियार साहब थे। तो उनकी कैसे एक्सीडेंटली जिसने सबसे ज़्यादा सब्सिडी ली है उसकी एक छोटी मिल को तो देख लिया और बाकी तमाम मिलें जो हैं वो निकाल दी उस लिस्ट में से जिनकी तहकीकात होनी थी। ये तो बात सेंसलेस है, ये तो नहीं हो सकती।
आपने इस साल चीनी की कीमत क्यों बढ़ी, उसके ऊपर एक तहकीकाती कमीशन बनाया और जिन लोगों ने फ़ायदा उठाया उनको आपने उसमें से निकाल दिया। चलें, ये सियासी जवाब है जो सही जवाब है, मगर ये फंडामेंटल इशू को एड्रेस नहीं करता। तो अब मैं उसके बाद आता हूँ फंडामेंटल इशू की तरफ। सही है। देखिए, फंडामेंटली बात ये है कि इस मर्तबा 2 फैसले हुए जिसकी वजह से चीनी की कीमत बढ़ी। एक फैसला ये हुआ कि हमने चीनी एक्सपोर्ट करनी है। इस रिपोर्ट के अंदर लिखा हुआ है कि पिछले साल हमारी पैदावार जो थी वो 5.26 मिलियन टन थी और हमारी ज़रूरत 5.2 मिलियन टन की थी। ये रिपोर्ट में लिखा हुआ है। और फिर दूसरी जगह पे लिखा हुआ है कि हमारी इस साल की ज़रूरत 5.2 मिलियन टन थी और हमने 4.8 मिलियन टन अभी तक प्रोड्यूस की। इसका मतलब है हमारे पास सरप्लस नहीं था। असद उमर साहब ने कहा कि मैंने इस वजह से एक्सपोर्ट की कि हमारे पास 2 मिलियन टन का सरप्लस था। जब असद उमर साहब पेश हुए इस GIT के या जो भी ये कमीशन है उसके सामने, तो असद उमर साहब से उन्होंने पूछा और रज़ाक दाऊद साहब से पूछा कि आपने कहाँ से ये अखज़ कर लिया कि 2 मिलियन टन हमारे पास इजाफी हैं जिसकी वजह से आपने एक्सपोर्ट की इजाज़त दी। तो उन्होंने कहा हमें तो सूबों ने लिख के दे दिया था, हमें उसको इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत नहीं। इसका मतलब है कि आपने वो चीनी एक्सपोर्ट की जो आपके पास मौजूद नहीं थी, जिसकी वजह से चीनी की कीमत बढ़ी। अब इसको आप पार्क कर दीजिए। इसका जवाब तो कहीं ना कहीं रिपोर्ट में आना चाहिए था ना कि अगर सरप्लस चीनी नहीं थी, आपने तीसरे 5वें सफ़े के ऊपर पिछले 5 साल की जो भी जिक्र आप कर रहे हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने सब्सिडी दी। शाहिद खाकान अब्बासी साहब के साल में मेरे ख्याल में 7.5 मिलियन टन थी और उससे 1 साल पहले 8-8.5 मिलियन टन थी। आपके पास वो चार्ट पड़ा होगा, अगर आप नंबर्स करेक्ट कर दीजिएगा। तो क्लियर सरप्लस था चीनी का दोनों सालों में जब PMLN ने एक्सपोर्ट की इजाज़त दी। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस साल जब हमारे पास नहीं था सरप्लस तो एक्सपोर्ट की इजाज़त क्यों दी, और अगर दी गई है तो फिर उसके ऊपर तबसरा क्यों नहीं किया गया। अब इस बात को ज़रा कोने में रख दीजिए। अब मैं दूसरी फंडामेंटल बात की। ठीक। पंजाब की हुकूमत ने 3 अरब की सब्सिडी जो है वो डिक्लेयर कर दी। अब जब शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने सब्सिडी दी थी तो उन्होंने 3 एनालिसिस किए थे। पहला एनालिसिस ये किया था कि हमारी जो सरप्लस है चीनी की पैदावार की कीमत कितनी है। दूसरा ये कि बैनुल-अक़वामी इस वक्त कीमत कितनी है चीनी की, उनमें फ़र्क कितना है। और उस फ़र्क को इस्टेब्लिश करने के लिए ये देखा गया था कि हमारा एक्सचेंज रेट क्या है डॉलर का और रुपए का। 105 रुपए था इस वक्त जब वो बात हो रही थी, 115-18 रुपए था। बहरहाल इन तीनों चीज़ों को जब एनालाइज किया गया तो पता चला कि सब्सिडी के बगैर एक्सपोर्ट नहीं हो सकेगी और हमारे पास सरप्लस है। अब इस मरतबा भी यही किया गया। वफाकी हुकूमत ने ये एनालिसिस किया तीनों चीज़ों को मद्देनजर रखे और फिर ये फैसला किया कि इन तीनों चीज़ों को जब हम देखते हैं कि जब पहले सब्सिडी दी जाती थी तो रुपए की कीमत 110-15 रुपए थी या 20 रुपए थी, अब 160, 70, 65 हो गई है, जितनी भी उस वक्त थी। तो उन्होंने एनालाइज करके वफाकी हुकूमत ने कहा कि इस वक्त सब्सिडी नहीं बनती। जब वफाकी हुकूमत ने यह फैसला कर लिया कि एनालिसिस की बुनियाद पर सब्सिडी नहीं बनती, तो फिर कैसे सूबाई हुकूमत ने उस एनालिसिस को ताक पे रख के सब्सिडी दे दी। ये तो एक क्रिमिनल ऑफेंस बन जाता है ना कि वफाकी हुकूमत कह रही है, ऐसा नहीं कि उन्होंने एनालाइज नहीं किया। तो ये दूसरा सवाल है जिसके ऊपर कोई कमेंट्री नहीं। ये दो सवाल ये सर अगर क्विकली आप करें, फिर मैंने चॉइस साहब की तरफ जाना है, फिर मैं फरूख हबीब साहब से इसका जवाब भी तो देखिए, फंडामेंटली होता ये है कि पाकिस्तान की जो कार्टेल्स हैं वो रियासत को हाईजैक करने की कोशिश करती हैं। अब ये रिपोर्ट ये तो बता रही है कि चीनी वालों में जिन लोगों ने नफा उठाया उन्होंने कितना नफा उठाया और उनकी क्या क्या मैल प्रैक्टिसेस हैं। इन मैल प्रैक्टिसेस की बुनियाद पे इनको भी अरेस्ट करना चाहिए और तमाम कारोबारी लोगों को करना चाहिए। ज्यादातर कमोडिटीज का जो काम करते हैं वो तमाम इसी तरह मैल प्रैक्टिसेस का शिकार हैं। तो ये अच्छा है, हमें इनको साफ करना चाहिए। लेकिन जिसने फायदा पहुंचवाया उसका जिक्र रिपोर्ट में नहीं है। यही बात हम कर रहे हैं और गालिबन यही बात चौधरी साहब भी। ये देखिए, अगर ECC के अंदर फैसला एक्सपोर्ट का हुआ है तो ECC जिम्मेदार है इस बात। अब इसका कोई जवाब सामने आना चाहिए। इस जवाब की और असद उमर साहब को आप जिम्मेदार ठहरा रहे हैं? जी, असद उमर साहब और ECC के असल चेयरमैन जो होते हैं वो तो वजीर आजम होते हैं। फिर काबीना ने इजाजत दी, काबीना को चेयर वजीर आजम। सर लेकिन उसी में एक आर्गुमेंट ये भी है ना कि अगर वजीर आजम पर ऑपोजिशन ये इल्जाम लगाती है तो वो क्यों इंक्वायरी इनिशिएट कराएंगे, क्यों कमीशन बनाएंगे? अगर आप गुजारिश कर लो मैं जरा, वो क्यों ये करेंगे? और फिर अभी जो रिपोर्ट के अंदर भी ये कहा गया है कि जो कार्टेल है उनके खिलाफ एक्शन जो है वो तो वजीर आजम ने कहा लिया जाए, जिनका हवाला दिया गया है कि एक्सपोर्ट भी नहीं की, रख भी ली, पैसा भी, सब्सिडी भी ले ली, महंगी भी बेच दी,
तो ये क्रेडिट तो आप दें, अगर एक इंसान खुद करेगा वो अपने ऊपर तहकीकात क्यों करवाएगा? देखिए अब्बासी साहब, ऐसा नहीं हुआ ना। हुआ ये है कि रिपोर्ट ने सिर्फ वो लोग जिन्होंने फायदा उठाया है उनके ऊपर तो उंगली उठा दी, जिन्होंने फायदा उठवाया है उसके ऊपर तो रिपोर्ट साइलेंट है। तो अगर मैं ये रिपोर्ट इनिशिएट करता हूं और वो रिपोर्ट मुझे उसमें से निकाल देती है और कहती है कि हर आपकी बात समझ रहा हूं, व्हाट यू आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन, बट माय पॉइंट इज कि इसको आप टेक्निकल डिबेट से हटके देखें। नहीं, मैं टेक्निकल नहीं कह रहा हूं, मैं आपको ये कह रहा हूं कि अगर वो हेड करते हैं ईसीसी। मैं देखिए, हमारा नैब के ऊपर भी यही इल्जाम है। अगर आपने उन लोगों को जिनको रिपोर्ट बनाने को कहा है उनको कह दिया है कि ना मेरा नाम आएगा, ना ईसीसी का आएगा, ना आएगा वजीर आला का, तो फिर ये रिपोर्ट बनाई किस चीज? मैं जरा चौधरी मंजूर साहब से इसका जवाब ले लूं। पकड़ने के लिए, ऑलराइट, ठीक, और शहबाज शरीफ को पकड़ने के लिए। अच्छा, ये दो लोगों को पकड़ने, तो आप वैसे ही पकड़ रहे हैं, आप वैसे ही पकड़ रहे हैं, तो ऐसे भी पकड़ लें, कोई बात नहीं। अच्छा जी चौई साहब। अच्छा देखिए आदिल, ये बात शुरू कहां से हुई थी? जब असद उमर साहब को वजारत से निकाला गया तो उन्होंने असेंबली में खड़े होकर एक तकरीर की और इस कमीशन का मुतालबा किया, आपको याद होगा, जिसमें एक हफ्ते के अंदर 22 रुपए चीनी की कीमत में इजाफा हुआ था। तो उन्होंने कहा था कि ये माफिया है चीनी का, तो इसके खिलाफ तहकीकात होना चाहिए। सो कमीशन बना, जो प्राइस हाइक हुई थी, जो कीमत बढ़ी थी चीनी की, उस पे, और अगर वो उसके टीओआरस बने कि ये जो प्राइस हाइक है, ये जो चीनी की कीमत है, इस पे ये कमीशन करे। तो चौई साहब, वैसे मैं कथा कलामी की माजरत चाहता हूं, मैं आपको कथा कलामी की माजरत चाहता हूं चौई साहब, लेकिन ये बताएं कि अगर असद उमर साहब ये डिमांड कर रहे थे अपनी हुकूमत में, तो इसका मतलब वज़ीर आज़म का आशीर्वाद उन्हें हासिल था ना। हम इंटेंट को तो चेक नहीं कर सकते सर। नहीं भाई, नहीं, उस वक्त ताजा निकाला हुआ था वजारत से, आप क्यों नहीं समझ रहे? आप सर ये तो देखें ना, मीठा मीठा हफ हफ, कड़वा कड़वा थू थू तो नहीं हो सकता ना। मेरा दो तीन छोटे आर्गुमेंट्स, और वो नाराजगी कहीं और थी असद उमर साहब की। सर नहीं, जहां पे भी थी, लेकिन वजीर आजम से भी नाराजगी थी। हटाया तो वजीर आजम ने था ना, किसने? मैंने या आपने हटाया था? किसने हटाया था? अगर वजीर आजम कहता कि मैंने ही हटाना, तो कोई प्रेशर ग्रुप हटवा सकता था? सवाल नहीं पैदा होता। ये तो ऐसी ही बात है जैसे पहले हम कर रहे थे बात। मैंने आर्गू किया, अगर कोई ना करना चाहता, वजीर आजम धमाके या भुट्टो साहब ना बनाना चाहते, कोई बना सकता था। ऐसे ही यहाँ पे है, अगर असद उमर को ना हटाना, दूसरी बात, फिर आर्गूमेंट दूसरी तरफ निकल जाएगा। सर वो कुछ लोग होते हैं जिन्हें बचाया जाता है, कुछ लोग होते हैं उनके लिए कह दिया जाता है खैर है, कोई नहीं। अगर ये हर हुकूमत में होता है। नहीं, अगर ये नहीं खैर है, नहीं है, कुछ में खैर या अल्लाह खैर होती है, कुछ के लिए लड़ाई लड़ी जाती है। सर ये इतना तो होता है। ऐसा ना करें। मेरी बात सुन लें अगर आप। सर जी चौई साहब, उसमें सिर्फ इतना है कि अगर ये चीनी की कीमत कम नहीं हुई तो मैंने चाटना है इसको। मैंने क्या करना है इस रिपोर्ट को, इस कमीशन को? चीनी की कीमत आज क्या है? 80 रुपए मेरे ख्याल से। 80 रुपए क्या थी उस वक्त? 55 रुपए। तो जो बातें सामने आई हैं, ये जो तमाशा किया करते थे, अगर आपने उनको बुलाना है, सबको बुलाना है, वो पंजाबी च कहते ना, जिन जेड़ी गल ना करनी उनको चोला मार दो, तो सारे बुला लो ताकि कोई भी गल समझ ना आवे किसी ने। दूसरी बात यह है कि मुझे ये बताएं कि वो शहजाद, क्या नाम है उनका, वो एहतसाब अकबर साहब कह रहे थे, शहजाद अकबर साहब, सॉरी शहजाद अकबर साहब कह रहे थे, ये ऐसे ही होता है। तो साबुरमान भी, वो क्या नाम था, सैफुरमान भी, तो साबुर, ये भी वही बन गए। मुसद्दिक साहब को मुस्कुराहट आई आपकी इस बात पर, उनके चेहरे पे। मैं तो गुजारिश कर रहा हूँ, लेकिन पहली बात ये है कि ये कितना तमाशा करते थे। हमने कहा कि ओमनी ग्रुप, जरदारी साहब ने कहा मेरा नहीं है, उन्होंने कहा नहीं आपका है। और यहाँ पे कहा, जब सवाल किया गया उनसे कि वो खुसरो बख्तियार के भाई की मेले खुसरो बख्तियार का बुलाया, वो कहते खुसरो बख्तियार का उसका कोई ताल्लुक नहीं। जब अलीमा खान जरदारी साहब के फ्लैट ढूंढने गए थे अमेरिका, जब अलीमा खान के निकल आए तो पूछा कि आप इमरान खान साहब को बुलाया, वो कहते नहीं इमरान खान का कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन जिस ओमनी में जो ग्रुप की मिले हैं वो जरदारी साहब की है। वो फेक अकाउंट्स में मुझे क्या एतराज है? मैंने तो कभी किसी को नहीं कहा। आप तय कर ले ना, ये हुकूमत बिल ले आए तो आप सर, मैं जरा अगले टॉपिक की तरफ मैंने जाना है, अगर आप क्विकली आर्गुमेंट जी आप उसमें रख लें तो मुझे क्या एतराज है? जिन्होंने दी है ईसीसी, प्राइम मिनिस्टर वो रजाक दाऊद सब, पंजाब के चीफ मिनिस्टर से शुरू करके फांसियां देनी है तो दे ले, पीछे लगे जाए, मुझे क्या है। दूसरी मेरी गुजारिश ये है, सिर्फ सिंपल एक, ये कहते हैं कि वो इस वक्त 50% से ज्यादा जो कार्टेल है वो गवर्नमेंट में बैठा है।
22% जहांगीर तरीन, 12% रहीम यार खान ग्रुप, ये दरेश शेख, ये हुमायूं अख्तर, ये तांदलिया वाला, ये सारे मिला के 50% से ऊपर बनते हैं। बाकी सारी सियासी पार्टियां, सारे मुल्क के सारे इंडस्ट्रियलिस्टों की 50% नहीं बनती। ओमनी ग्रुप का कितना हिस्सा है? 1.6%। ओमनी ग्रुप को जो सिंध ने मिली कितनी दी? सिर्फ 16% या 15.5%। और गालियां कितनी? और शहजाद अकबर साहब, सर आपका पॉइंट आ गया। मैं बात ये है, शहजाद अकबर साहब क्या कह रहे थे कि सिंध के चीफ मिनिस्टर ने जुल्म यह किया कि अक्रॉस द बोर्ड सब सारी मिलों को दे दी। ये जुर्म है या ये सिलेक्टिव देना जुर्म है? ओके, चलिए सारी मिलों को दिया, ये जुर्म है? ये तो ठीक बात है। ऑलराइट, ठीक है, चले ये जानी किसानों को चाहिए जो किसानों को जा नहीं रही। फर्क मैं आता हूं आपकी तरफ, फर्क एक सेकंड मैं आता हूं आपकी तरफ। मुझे जॉय साहब इस पर मामला देखें, गुजारिश ये है कि अगेन वही बात है, एक चीज इनिशिएट हुई है, अगर कार्टेल हैं, यही जिन लोगों का आपने नाम लिया, ये इससे पहले पिछली हुकूमतों में भी थे, ये उससे पिछली हुकूमतों में भी थे, ये हर हुकूमत का हिस्सा हो जाते हैं। तो इन कार्टेल्स के खिलाफ अगर एक्शन होता है तो उसे हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। अक्रॉस द बोर्ड में आपसे इत्तेफाक करता हूं, लेकिन असल मसला यह है कि अगर 80 रुपए चीनी आज भी बिक रही है 40 रुपए वाली, तो हुकूमत का तो ज़ाहिर है इंश्योर कराना है, गवर्नेंस में ही आती है ये चीज, लेकिन वो किसी के कंट्रोल में है ना काम के। सब कुछ होने के बावजूद भी वो अपने हिसाब किताब से ही चीज को बेचने का फायदा क्या, लोगों को क्या फायदा हुआ? ठीक, हाँ ये बात आपकी ठीक है, ये मैं सवाल करता हूँ। मुझे जरा फारूक आपको के लिए जरा बात कीजिएगा, फिर मैंने शॉर्ट चलाना जरा तैयार। आदिल, बड़ी बुनियादी चीज है जो पाकिस्तान की आवाम भी समझती है, लोगों को भी समझ आती है। देखें, मुझे बुनियादी सवाल ये है कि अगर इनकी आर्गूमेंट में उस वक्त बाय करता कि अगर आज पीटीआई की हुकूमत ना होती, कोई एक हुकूमत होती और वो तहकीकात करवाती और पता चलता कि जहांगीर तरीन ने या फलां ने जो हुकूमत का हिस्सा थे सब्सिडी ली और इंक्वायरी नहीं हुई, वो भाई ऐसा तो पहले कभी हुआ ही नहीं। ओके, आपका पॉइंट आ गया सर। मैं जरा राइट, आप ये कह रहे हैं कि आपने अपने दौर में अपने ही बंदों को भी उसके अंदर डाल दिया, लेकिन डॉक्टर साहब ने जो पॉइंट्स रेस किए हैं, वो जो पॉइंट्स डॉक्टर साहब ने रेस किए हैं, डोज हो जाता है। मुझे बताएं ना, इनको क्यों नहीं तौफीक हुई जब डॉक्टर आसिम करप्शन कर रहे थे 450 अरब रुपए की, जब शर्जील नाम मेमन कर रहे थे, जब खुर्शीद शाह दोनों हाथों से लूटमार कर रहे थे, इनको क्यों तौफीक नहीं हुई? क्योंकि ऊपर मामला था। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, इमरान खान की कोई शुगर मिल नहीं है, राइट, उसके बच्चों की कुछ। ओके, एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जरा ये तैयारा हादसे से मुतालिक भी वज़ीर आज़म ने कहा 22 जून तक रिपोर्ट पेश करें, इस पर कुछ बात होगी आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक। जरा हादसा जो हुआ कराची में पीआईए का, उस पर जरा बात कर लेते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा 22 जून तक इसकी रिपोर्ट दी जाए, और जो इस पर भरमी का इजहार किया कि जो माजी में रिपोर्ट्स आई वो पब्लिक क्यों नहीं की गई। मैं जरा वक्त कम होगा, मुख्तसर सबसे इस पर मुझे जवाब चाहिए होगा, जबकि एक अमरीकी शाती इदारे की रिपोर्ट भी है कि पीआईए 2 साल में दिवालिया हो जाएगा। इसकी प्राइवेटाइजेशन पे भी माजी में बात होती रही। मेरा सबसे एक मुख्तसर सवाल ये होगा कि अब अगर रिपोर्ट पब्लिक हुई तो क्या कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, और क्या इसे प्राइवेटाइज होना चाहिए या नहीं? डॉक्टर साहब, आई विल स्टार्ट विद यू। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि हमारे पिछले 8-10 साल में, अगरचे इस वक्त जो हादसा हुआ है, मुझे चाहिए तो ये कि आपके प्रोग्राम में ये कहूँ कि बस ये हुकूमत की जिम्मेदारी है, और हुकूमत जो है, वज़ीर आज़म साहब कहते थे कि रिजाइन दे दिया कोरिया के, पता नहीं सदर ने या किसी ने, एक वज़ीर आज़म ने दिया था ना, शिप कश्ती जब डूबी थी। जी, तो मुझे चाहिए तो ये कि मैं कहूँ कि भाई आप वज़ीर आज़म हैं, आप भी दे रिजाइन। लेकिन हकीकत ये कि 10 साल में हमारे 3 या 4 हादसे हुए हैं, जो पूरी दुनिया में इतने हादसे 70 साल में नहीं हुए। और हमारी तो फ्लाइट्स ही कुछ नहीं होती, लोगों की तो हर 2 मिनट 5 मिनट बाद फ्लाइट छूट रही होती हैं हर एयरपोर्ट से। इसका मतलब है कि कोई चीज़ ठीक नहीं है, कोई तरीक़ाकार हमारा ठीक नहीं है। तो इस रिपोर्ट को एक रेगुलेटरी एक नुक्ता नज़र लेके आगे बढ़ना चाहिए, और हमारी चाहे वो एविएशन का महकमा हो, चाहे पीआईए हो, चाहे वो हमारे इदारे हों जो पायलट्स की तंजीमें हैं, या ग्राउंड हैंडलिंग के इदारे हों, हमें वेरी क्लियरली हमें कुछ ना कुछ तब्दील करना होगा। चाहे वो पायलट की ट्रेनिंग हो, चाहे वो अब हमारा रेगुलेटर जो है वो कमर्शियल, उसके पास इंटरेस्ट भी होते हैं, रेगुलेटर को अलहदा करें। एक रिपोर्ट ऐसी आए जिसके बाद हमारे बच्चों की जिंदगियां, हमारे बुजुर्गों की जिंदगियां जिस तरह ज़ाया हो जाती हैं, ऐसा ना हो। तो मैं ये चाहूँगा, ट्रेन का भी आप देखें कितने हादसे पिछले 1 साल में हुए, कितनी ट्रेनें जली हैं, कितने लोग मरे हैं, शहीद। तो मैं ये चाहता हूँ कि एक लार्जर कम्युनिकेशन की रिपोर्ट अगर हुकूमत लाए, और ओवरहॉलिंग की जाए, ओवरहॉल किया जाए या प्राइवेटाइज किया जाए।
देखिए, मैं नहीं समझता कि पीआईए हम फिक्स कर सकेंगे, मेरा ये जाती ख्याल है। Alright, लेकिन thank you. बहरहाल असद उमर साहब क्योंकि चाहते हैं कोऑपरेटाइज करना, तो उनकी मर्जी है। वो पहले उन्होंने मंशूर में प्राइवेटाइज लिखा, फिर जब हमारी हुकूमत आई तो कहा आप तो करना चाहते थे ना, आपको पीपल्स पार्टी ने रोका ना जी, आपको पीपल्स पार्टी ने रोका ना जी। पीपल्स पार्टी का मौकफ तो क्लियर है, पीपल्स पार्टी हमेशा प्राइवेटाइज। सर मैं उनकी तरफ जाता हूँ ना, मैं वक्त जरा कम है, लेकिन देखिए 2016 में जो हवेलियां वाला वाकया हुआ था उसमें भी पायलट को और सिविल एविएशन को रिस्पॉन्सिबल करार दिया गया था इस सारे मामले के अंदर। ओवरऑल आप समझते हो नहीं सकता तो फिर तो ये मुझे नहीं पता, मैं उस पर तबसरा नहीं कर रहा, लेकिन मैं कह रहा हूँ रिपोर्ट ऐसी होनी चाहिए जिससे हमारे प्रोसेस, हमारे रेगुलेशंस। सर वक्त की कमी की वजह से प्राइवेटाइज तो पीपल्स पार्टी नहीं मांगती चॉइस साहब, लेकिन हल क्या है? हल बड़ा सादा है। देखिए, पहली बात यह है कि ये एक गलतफहमी है कि वो रिपोर्ट्स पब्लिक नहीं हुई। वो सारी रिपोर्ट पब्लिक हुई है, लेकिन आप लोगों की मेहरबानी से वो आपके हथे नहीं चढ़ती या उस वक्त वो मौजू नहीं रहता। तो सर आप मुझे बताएंगे 3 रिपोर्ट्स बता दें पिछले वाकयात में कौन कौन सी नेट पे निकालें, सिविल एविएशन के उधर जाएं, आपको सारी रिपोर्ट्स वहां पे पड़ी हुई मिल जाएंगी। आप जरा सर्च कर लें। एक बात। दूसरी बात, ये इन्होंने स्टील मिल की गेट पे खड़े होकर इमरान खान साहब ने कहा था कि हम बेचेंगे नहीं, हमारे पास तो बड़े एक्सपर्ट हैं, हम तो इनको बिल्कुल बहाल करेंगे सारे इदारों को। मैं चूंकि लेबर का इंचार्ज रहा हूं, मैं देखता रहा हूं सारे इदारों को। सादा हल है, पीआईए के पास जहाज नहीं है, उनको जहाज ले दें। रेलवे के पास इंजन नहीं है, उनको इंजन ले दें। उनके पास आयरन ओर नहीं है, वो ले दें। सर वक्त खत्म हो रहा है जरा। और फारूक हबीब साहब, योर कमेंट, लास्ट कमेंट। मैं जरा चेक करूंगा कि कितने वाकयात की पब्लिक हुई और फिर वजीर आजम गुस्सा किस पे हो रहे हैं जी। देखिए, मेरा कमेंट बड़ा वादे है। मैंने आपको ये कहा कि इन्होंने बड़ी मेहनत से जो इदारे कुछ बनना शुरू हुए थे, बहुत मेहनत करके बड़ी दिलचस्पी लेके जो है उन इदारों को तबाह किया है, उनका बुरा हाल किया है। अब अगर इनकी एक्सपेक्टेशन भी ये है कि अब हर इदारे की एक मुकम्मल इंक्वायरी करवाएं, जिस तरह हमने शुगर माफिया को एक्सपोज किया, ठीक है, इसी तरीके से हम इंक्वायरी करवाएं और उसको रेगुलेट करें और बेहतर अंदाज से रिफॉर्म्स लेकर आएं, वो इंशाल्लाह हम लेकर आएंगे। थैंक यू फारूक हबीब साहब, चौधरी साहब, डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब मौजूद। आपने प्रोग्राम देखा। आदिल अब्बासी को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।